हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2024 में आपका जो ओएमएसएम का एग्जाम हुआ था उसका आज हम डिटेल्ड में कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो या फिर थ्योरी क्वेश्चन जो है उनके भी सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे आंसर देने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो हम ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सॉल्यूशन ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं दिसंबर 2024 के ये सॉल्यूशन तो जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको दिसंबर 2024 सजेस्टेड आंसर के नाम से। तो आज की वीडियो में हम ओएमएसएम का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले अप्रॉक्स पौना घंटा या 1 घंटे के आसपास हमारा ये वीडियो चलेगा जिसमें हम पूरा का पूरा जो आपका पेपर का सॉल्यूशन है वो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की सजेस्टेड आंसर की सीरीज हम हमेशा हर बार आपके लिए एग्जाम के बाद लेकर आते हैं। फाइनल में भी मैं 2 सब्जेक्ट टीच करता हूं, एसएफएम और एचसीएम, तो उसके भी ऑलरेडी हम दिसंबर 24 के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो आप जब फाइनल में जाओगे तो भी आपके लिए हमारा चैनल बेनिफिशियल रहता है। इसी तरीके से एग्जाम से पहले हम आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आते हैं, रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो भी हेल्प मिलेगी। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी आपके लिए कंडक्ट करते हैं, उसके नोटिफिकेशंस वगैरह भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और जो मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं उसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देन मोबाइल ऐप में जाकर आप वहां से सजेस्टेड आंसर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए ताकि अगर आपका कोई नोटिफिकेशन अपडेशन मिस हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्लासेस वगैरह चाहिए अवेल करनी है तो व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कीजिए, जहां पे आपको हमारी क्लासेस के ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। नॉमिनल प्राइसेस, रीजनेबल प्राइसेस पे आपको बेस्ट क्लासेस हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ ओएमएसएम का, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया, जिसमें सेक्शन ए 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू थे और सेक्शन बी में आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पोर्शन भी अप्रॉक्स उतना ही था जितना नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखने को मिले, उसके अलावा बाकी जो 12 क्वेश्चंस थे वो थ्योरी देखने को मिले, और ओएमएसएम में नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है। सिमिलरली सेक्शन बी में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो था वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल गया, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी 14 मार्क्स का यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकल देखने को मिल गया। मतलब वही 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन था सेक्शन बी में और 6 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन था आपका सेक्शन ए एमसीक्यू में। बाकी आपको इसके अंदर थ्योरी देखने को मिलता है। रीजन वही है कि 60% जो है वो आपका ओएम का पोर्शन है, 40% इज एसएम। 40% एसएम जो है वो तो 100% थ्योरेटिकली देखने को मिलता है। जो ओएम का पोर्शन है उसमें आप 60 में से 41 मार्क्स का यहां पे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से ही। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। 15 एमसीक्यू इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू है द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली to changes in volume of output in the product mix demanded and in product design or in delivery schedule is sometimes referred to as agile manufacturing। सर ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है और एमसीक्यू बैंक में भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन 2, वो सेकंड क्वेश्चन, which one of the following is associated with the configuration of department, work centers and equipment and machinery with focus on the flow of material or work through the production system? Sir, configuration of departments, work centers and equipment and machinery, this is nothing, this is facility layout। Answer B, option B will be your correct answer। facility layout में
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, वर्क सेंटर एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी आपको देखने को मिल जाता है, ताकि आप अपना वर्क फ्लो जो है वो स्मूथली कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, in which one of the following phases of product life cycle organizations get engaged in aggressive promotional and pricing program? सर लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को एग्रेसिव प्रमोशनल और प्राइसिंग प्रोग्राम फॉलो करना होता है? तो सर ये स्टेज होती है मैच्योरिटी स्टेज, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में आपको लगता है मार्केट से आउट हो सकते हो आप, जिसकी वजह से आप एग्रेसिव प्रमोशन करते हो, प्राइसिंग प्रोग्राम एग्रेसिव फॉलो करते हो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 3 एमसीक्यू पहले आपको थ्योरी दे दिए और इसके बाद 3 प्रैक्टिकल दे दिए, और जो 3 प्रैक्टिकल दिए गए काफी ज्यादा इजी प्रैक्टिकल थे। जैसे फोर्थ जो है, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ZB इज 3.60 per unit and its total carrying cost is 9,000 per annum. If there is no safety stock of material ZB, what will be the economic order quantity for material ZB? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप करके जाते हो, काफी सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी याद होगा बिना सॉल्व किए कि इसका आंसर जो 5000 यूनिट्स आना है। तो इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा EOQ जो है, EOQ आपको यहां पे कैलकुलेट करना था, बट विद द हेल्प ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय C, जहां पे आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट 9000 गिवन था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय EOQ आपको कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई बाय C आपके पास 3.6 गिवन था। तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए तैयार है, जिसका ऑर्डर साइज दैट इज EOQ आपका 5000 यूनिट्स आएगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जूस लिमिटेड, a manufacturing firm, has 4 work center A, B, C or D in series with individual capacities in units per day shown in the figure below. 4 वर्क सेंटर है, वर्क सेंटर A, B, C और D, और इन चारों की इंडिविजुअल कैपेसिटी आपके पास गिवन है कि A वर्क सेंटर पे आप 380 यूनिट बना सकते हो, बट B पे केवल 360, C पे केवल 340, तो D पे 400। तो पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी तो 340 ही होगी, क्योंकि ये बॉटलनेक है आपका, लेकिन एक्चुअल में आपने आउटपुट बनाया केवल और केवल 300। तो क्वेश्चन जानना चाहता है सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है। तो आप 340 यूनिट बना सकते थे, बट बनाई केवल 300 है, तो 300 डिवाइड बाय 340 करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट विल कम 88.23% इज द सिस्टम एफिशिएंसी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है 6th MCQ, वो भी आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा MCQ देखने को मिला, और ये वाला MCQ भी आप ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में करके ही जाते हो। ए सीमेंट फैक्ट्री ऑफ सिटोन सी लिमिटेड इन मध्य प्रदेश वर्क 7 days a week in 3 shifts per day, having maintenance in the first shift of around 2 hours. MCQ का ही क्वेश्चन था, MCQ बैंक का। It has roughly 100 workers which produces only pozzolanic property cement, that is better known as PPC. The output per month is around 2500 ton of PPC. What will be the productivity per worker? आपको प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बतानी थी। आपका प्रोडक्शन कितना है? 2500 टन का, और पर वर्कर बताना है, तो नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दो, 2500 डिवाइड बाय 100, सो 25 टन विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी आपके पास तैयार करके रखा है मैंने, दैट इज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर कितना आएगा? 2500 यूनिट फॉर 100 वर्कर है, तो इट विल बी 25 टन पर वर्कर। तो ये 3 प्रैक्टिकल MCQ आपको दे दिए। इसके बाद जो बचे हुए 9 और MCQ थे, वो सारे के सारे आपको थ्योरी MCQ दिए गए। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग द ब्लैंक मॉडल इज यूज्ड। तो सर डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग के लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो होता है ISO 9001। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर correct answer. Next, point number 8, this blank provide the broad data from which to identify key driver of change, SWOT analysis, BCG matrix, pestle analysis और critical success factor। तो सर डेटा की अगर मैं बात करूं तो that indicates pestle analysis. Option C will be your correct answer, option C will be your correct answer. Next, 9th one, which one of the following cannot be closely associated with red ocean strategy? रेड ओशन स्ट्रेटजी से कौन सा पॉइंट एसोसिएटेड नहीं है वो बताना है। बोर्ड द कंपटीशन रिलेटेड है,
मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी इसमें होता है, मेक द कॉम्पिटिशन इररेलेवेंट, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड। सर मेक द कॉम्पिटिशन इररेलेवेंट आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है, ना कि रेड ओशन स्ट्रेटजी में। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर कि रेड ओशन स्ट्रेटजी मेक द कॉम्पिटिशन इररेलेवेंट से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक requires coordination across the entire organization and involve business culture changes, digital strategy, digitization, digital transformation या data aggregation। option C will be your correct answer, digital transformation is the process requires coordination across the entire organization and involve business culture changes। option C will be your correct answer। next 11th, as it is आपके स्टडी मटेरियल में से forecasting the weather is an example of narrow AI। आपके जब हम नैरो एआई पढ़ते हैं तो वहां पे एग्जांपल ही आपको फोरकास्टिंग द वेदर का गिवन है, और आपको एमसीक्यू बैंक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू नंबर 12, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंटली अप्लाइड इन द इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स एंड बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। सर टेक्सटाइल, बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, यहां पे आपको ब्लॉक कंट्रोल देखने को मिलता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ब्लॉक कंट्रोल। नेक्स्ट 13th, द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज टिपिकली डेवलप्ड in which one of the following phases of the project management life cycle? The work breakdown structure is typically developed in which one of the following phases of the project management life cycle? Project initiation, planning, quality management या execution? तो सर ये आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14th, strategy formulation is characterized by, a strategy formulation is characterized by, option A है the focus is on effectiveness, it requires motivation and leadership skills, it involves managing forces during action, it is primarily an operational process। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस। और लास्ट जो है 15th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स receiving, storing and distributing input to the production process। तो सर ये सब कवर किए जाती है एक्टिविटीज इन इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक में ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी कवर की जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 15 एमसीक्यू थे, जिसमें से 3 एमसीक्यू प्रैक्टिकल वाले तो नो डाउट इजीएस्ट थे ही। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो 15 में से 12 के आसपास एमसीक्यू आपके ठीक होने चाहिए। 2 से 3 एमसीक्यू जो है वो मे बी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, याद ना हो, और बाकी तो इजी था। अगर आप एमसीक्यू बैंक भी अच्छे से करके गए हो और आपके थियोरेटिकल चीजें याद है आपको, देखो सिंपल सी मैं बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कॉन्सेप्ट ऐसे इसमें कुछ नहीं है, चीजें याद है थियोरेटिकल, तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। बट फिर भी 12 के आसपास इसमें से एमसीक्यू आपके ठीक होने चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो सेक्शन बी था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 7 में से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, जो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि एग्जाम का हमारा पैटर्न अभी यही चल रहा है, यही हमारा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, और जिसमें आपको 35 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बाकी जो है वो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो सर क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा थ्योरी दे दिया, 7 मार्क्स के 2 पार्ट कर दिए, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में से थ्योरी क्वेश्चन दिया गया। द प्लांट लेआउट सिलेक्टेड इन कंफर्मिटी विद लेआउट प्रिंसिपल should be an ideal one. In this context, align those plant layout principles। आपको यहां पे प्रिंसिपल्स बताने थे प्लांट लेआउट के, जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ के जाते हो, और प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैंने यहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट जो है वो एज इट इज जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूसेज, principle of safety and satisfaction, principle of flexibility and principle of minimum investment।
तो ये 6 पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट में मेंशन कर देने थे। तो एक बार आप इसको रीड करके देख लेना, सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो स्टडी मटेरियल में से पेज नंबर बताए थे, बट इंस्टीट्यूट ने क्या है स्टडी मटेरियल में थोड़े से चेंजेस किए जिसकी वजह से पेज नंबरिंग चेंज हो गई, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस हो, इसकी वजह से मैंने अपने पीडीएफ में ही सॉल्यूशन डाल दिए हैं। तो आप पीडीएफ में से एक बार रीड करके जरूर आंसर देख लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था वो भी थ्योरी था, ओएम में से ही था। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग क्या है, एंड ब्रीफली डिस्कस द 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। आपके स्टडी मटेरियल में डिजाइन थिंकिंग का एक पेज का एक टॉपिक है, बस वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि डिजाइन थिंकिंग क्या है और उसकी 5 स्टेजेस क्या है। एक बार आप इसको रीड करके देखना। 5 स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेज नंबर 1 जो है वो है एम्पैथाइज, दैट इज रिसर्च योर यूजर नीड, कि आपके यूजर की नीड क्या है उसकी रिसर्च करो। सेकंड, डिफाइन, दैट इज स्टेट योर यूजर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, यूजर की नीड क्या है, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तीसरा, आइडिएट, दैट इज चैलेंज अजम्पशंस एंड क्रिएट आइडियाज। फोर्थ में प्रोटोटाइप क्रिएट करो, दैट इज स्टार्ट टू क्रिएट सॉल्यूशन। एंड फिफ्थ में टेस्टिंग करो, दैट इज ट्राई योर सॉल्यूशन आउट, कि आपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में। तो ये 5 स्टेजेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी थी और डिजाइन थिंकिंग की डेफिनेशन मेंशन कर देनी थी। एक बार आप इसको रीड करके देखेंगे। 7 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 को मिक्स कर दिया, दैट इज पार्ट ए आपको दे दिया थ्योरी 7 मार्क्स का और पार्ट बी आपको दे दिया प्रैक्टिकल 7 मार्क्स का। जो 3A पार्ट था दैट इज गिवन फ्रॉम ओएम थ्योरी क्वेश्चन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से, और जो पार्ट बी था वो आपको डिमांड फोरकास्टिंग में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया, जो कि हर बारी आपको डिमांड फोरकास्टिंग में से एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल ही जाता है। 3A की बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल fulfill its various objectives by focusing on the several important point or issues। तो आपको बताना था विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट अप एंड दो स्टेटमेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इश्यूज, क्या इश्यूज आते हैं, कोई भी 10 इश्यू आपको यहाँ पे बताने थे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के इश्यूज बताने थे, तो ये 10 इश्यूज आपको यहाँ पे मेंशन कर देने थे। तो ये जो 10 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ये आपको यहां पे मेंशन कर देने थे। एनालाइजिंग द ऑर्डर्स, आंसरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टमर्स एंड सेल्समैन, असिस्टिंग द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इन मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स, assist the human resource department in the manpower planning and assignment of men to particular job, controlling the stock of finished part and product, determining the necessary tool required for manufacturing, direction and control of the movement of material, initiating changes in orders as requested by customer while order are in process, issuing requisition for the purchase of necessary material, issuing requisition for the purchase or manufacture of necessary tools and parts। जैसा हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं वो एज इट इज स्लाइड यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, एक बार आप इसको रीड जरूर करके देखेंगे। इसके बाद जो 3 का बी पार्ट था दैट इज फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग, इजी क्वेश्चन था, किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, नॉर्मल जैसे आप क्वेश्चन करते हो वैसे ही आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। इस तरीके काफी सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। 3B, मेट्रो वॉल्स आइसक्रीम पार्लर ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग समर मंथ्स the daily sales of its ice cream depends on the average day temperature as shown in the following table। कहते हैं आइसक्रीम की जो सेल्स है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर एवरेज डे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो कि एक्स से इंडिकेट किया गया है और डेली सेल ऑफ आइसक्रीम गिवन है 1000 में जिसको वाई से इंडिकेट किया गया है, अगर टेम्परेचर होता है 20 का तो 10,000 आइसक्रीम सेल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है 25 होता है तो आइसक्रीम की सेल बढ़ती है 20,000 हो जाती है। टेम्परेचर और बड़ा 30 गया तो 30,000 की सेल, टेम्परेचर और बड़ा 35 डिग्री हुआ तो 40,000 की सेल, और 40 डिग्री तक चला गया तो 50,000 आइसक्रीम आप बेच सकते हो। क्वेश्चन की 3 डिमांड, फिट ए लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो आपने
स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रखनी थी। तो उसके लिए ऑफकोर्स आप एक ट्रेंड लाइन स्टेटमेंट बनाते हो, आप इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड बनाते हो, जिसमें हमने कॉपी कर लिया सबसे पहले क्वेश्चन को ही, दैट इज एवरेज डे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इंडिकेटेड बाय x 20, 25, 30, 35, 40, डेली सेल ऑफ आइसक्रीम दैट इज इंडिकेटेड बाय y 10, 20, 30, 40 और 50। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन का डेटा था ये कॉपी पेस्ट कर दिया, x का टोटल कर दिया, सिग्मा x 150 आ गया, और यहां पे y का भी टोटल किया तो ये भी सिग्मा y भी 150 आया। हमें इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स वाई की जरूरत होती है, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225, 40 का स्क्वायर 1600। साथ में हमें एक्स वाई की जरूरत होती है, तो 20 इंटू 10 200, 25 इंटू 20 500, 30 इंटू 30 900, 35 इंटू 40 1400, 40 इंटू 50 2000। साथ में एक्स स्क्वायर का भी एडिशन कर दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 4750 और सिग्मा एक्स वाई आ गया 5000। इसके बाद दो इक्वेशन अप्लाई कर लो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन की बात करूं, सिग्मा वाई है 150, एन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा है आपके पास 5, तो 5a प्लस बी सिग्मा एक्स है 150 तो 150b। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करी, सिग्मा एक्स वाई 5000, ए सिग्मा एक्स तो 150a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 4750b। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहली जो इक्वेशन है 150 इज इक्वल टू 5a प्लस 150b, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 4500 इज इक्वल टू 150a प्लस 4500b। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, 5000 इज इक्वल टू 150a प्लस 4750b। इसको सॉल्व किया तो b आ गया 2 और देन b की जो वैल्यू है 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखकर मैंने a की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि आई -30। तो y इज इक्वल टू -30 प्लस 2x, दैट विल बी योर फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू -30 प्लस 2x। इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी, एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम। आपको y कैलकुलेट करना है फॉर एवरेज डे टेम्परेचर 32 और 42। आपको x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू एक बार 32 रखो, एक बार 42 रखो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू -30 प्लस 2x 32 तो ये 34 आ गया, 42 रखोगे तो 54 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन ने कहा एस्टिमेट द एवरेज डे टेम्परेचर, इस बार x कैलकुलेट करके दो फॉर द डेली सेल ऑफ आइसक्रीम 60,000। y इस बार दे दिया है, x आपको कैलकुलेट करके दे देना है। तो y गिवन है 60, a की वैल्यू -30, b की वैल्यू 2, आपने x कैलकुलेट करके देना है तो x आ गया यहां पे 45। तो सिंपल डिमांड फोरकास्टिंग में से क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के लिए दे दिए, इसमें तो 7 आउट ऑफ 7 बनते ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ही पार्ट प्रैक्टिकल थे। पहला पार्ट था 7 मार्क्स का असाइनमेंट में से और पार्ट बी जो दिया गया 7 मार्क्स का वो दिया गया सिमुलेशन में से। और ये दोनों ही पार्ट जो थे काफी ज्यादा इजी थे, बेसिक थे। असाइनमेंट का भी बेसिक क्वेश्चन है और सिमुलेशन का भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिला। देख लेते हैं 4A। देखो, ए प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन आईपी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर जॉब्स फॉर विच 4 कॉन्ट्रैक्टर हैव सबमिटेड टेंडर। 4 जॉब्स है और 4 कॉन्ट्रैक्टर है। द टेंडर अमाउंट इन थाउजेंड ऑफ रुपये आर गिवन बिलो। कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3 4, जॉब है ABCD और ये आपके पास ब्रैकेट में जो गिवन है वो गिवन है टेंडर की अमाउंट। ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी असाइंड ओनली 1 जॉब। एक कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब देनी है। एनालाइज एंड असाइन द जॉब टू एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टर सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कहते हैं कॉस्ट को कम से कम करना है, बताओ कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी जॉब दे और साथ में आपको टोटल कॉस्ट भी बतानी है। तो ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स बनी हुई है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रो ऑपरेशन में आप क्या करते हो, रो वाइज मिनिमम फिगर पिक करते हो। जैसे पहली रो में आप मिनिमम फिगर 37 पिक करेंगे तो 39 माइनस 37 2, 70 माइनस 37 इट विल बी 33 और 37 माइनस 37 0,
50 माइनस 37 13। आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलर काम आपको सेकंड रो में करना है। मिनिमम फिगर पिक करेंगे 20, 20 माइनस 20 0, 27 माइनस 27 47 माइनस 20 27, 63 माइनस 20 43। आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। थर्ड रो में फिर से आप मिनिमम फिगर पिक करेंगे, स्मॉलेस्ट फिगर पिक करेंगे, दैट इज 25, 25 माइनस 25 0, 37 माइनस 25 12, 58 माइनस 25 it will be 33, 49 minus 25 it will be 24। ये आपको फिगर्स पता चल जाएगी। और सिमिलरली फोर्थ रो में भी आपको मिनिमम पिक करना है 43, तो 43 माइनस 43 0, 48 माइनस 43 5, 46 माइनस 43 3, 50 माइनस 43 इट विल बी 7। आपको ये फिगर्स पता चल जाएगी। रो ऑपरेशन के बाद आप करते हो कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में कॉलम वाइज आप स्मॉलेस्ट फिगर पिक करते हो, जिसमें जो कॉलम ए है इसमें 0 है और सी में भी 0 है, तो ए और सी की फिगर तो सेम रह जाएगी। बी में अगर मैं बात करूं, ए और सी की फिगर्स तो सेम रह जाएगी, ए और सी की फिगर्स तो सेम रह जाएगी आपकी। बी में अगर मैं बात करूं तो बी में मिनिमम फिगर है 5, तो 33 माइनस 5 28, 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 5 7 एंड 5 माइनस 5 इज 0। आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली लास्ट रो में कॉलम में बात करें तो मिनिमम फिगर है 7, 13 माइनस 7 6, 43 माइनस 7 36, 24 माइनस 7 17, 7 माइनस 7 इज 0। आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। कॉलम ऑपरेशन के बाद जो आपके पास टेबल आ गई, आप इसमें इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कि सारे के सारे जीरो कवर हो जाए और कम से कम लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो मैंने जब लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी तो 3 ही लाइन बनी, जबकि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स होने चाहिए और जॉब यहां पे 4 देखने को मिल रही थी। इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करते हो, जो आपका अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें मिनिमम पिक किया जाता है, दैट इज 2, जिसको अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दिया जाता है और इंटरसेक्शन पे ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पे 2 2 ही रह जाएगा। 28 माइनस 2 इट विल बी 26, ये 0 एज इट इज आ जाएगा और 6 में से माइनस करोगे 2, तो आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 27 एज इट इज, 36 माइनस 2 आप 34, आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। थर्ड रो में 0 एज इट इज, 7 माइनस 2 5, 33 एज इट इज, 17 माइनस 2 15, आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। और फाइनली ये इंटरसेक्शन है तो यहां पे 2 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 2, 0 एज इट इज, 3 में 2 ऐड हो जाएगा, इंटरसेक्शन होने की वजह से 5 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज। तो आपको ये फिगर्स मिल गई। फिर से इसमें आपने लाइंस ड्रॉ करनी है कि सारे के सारे 0 कवर करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके। तो यहां पे लाइन ड्रॉ करी तो 4 लाइन ड्रॉ होगी, नंबर ऑफ जॉब्स भी 4 थे, 4 लाइन ड्रॉ होगी, तो अब आप इसमें असाइनमेंट कर सकते थे। असाइनमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले ही मुझे फर्स्ट रो में ही सिंगल 0 मिल गया, तो मैंने 1 को सी अलॉट कर दिया। 1 को सी अलॉट करने के बाद आगे बढ़े, 1 को सी अलॉट करने के बाद आगे बढ़े तो मुझे 2 में बी में यहां पे सिंगल 0 दिख गया, तो 2 को बी अलॉट कर दिया। फिर आगे बढ़े तो मुझे 4 में डी में दिख गया, तो ये अलॉटमेंट हो गया, और 3 में ए दिख गया, तो ये अलॉटमेंट कर दिया। तो 1 को सी, 2 को बी, 3 को ए और 4 को डी अलॉट कर दिया। और क्वेश्चन से फिगर पिक कर ली कि 1 को अगर सी अलॉट किया जाता है कॉस्ट विल बी 37, 2 को अगर बी अलॉट किया जाता है 27, 3 को ए अलॉट किया जाता है 25 और 4 को अलॉट किया जाता है डी तो 50, तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट होने वाली है दैट विल बी 139। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एक सिंगल टाइम आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ रही थी, बाकी एज सच यहाँ पे कोई ट्रिकी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा था। तो 7 आउट ऑफ 7 आप यहाँ पे भी इजीली स्कोर कर सकते थे। आई थिंक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका ये ऑफकोर्स करेक्ट हुआ होगा। हमने अपने जो रिवीजन लेक्चर थे, फास्ट ट्रैक लेक्चर थे, उसमें भी असाइनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन करे थे। डिमांड फोरकास्टिंग में भी जो क्वेश्चन आया था वो ऑलरेडी आपने हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में करे हुए थे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ बढ़े, तो 4 का जो बी पार्ट है, इजीएस्ट वन सिमुलेशन में से ये क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 बी, होम टाउन इंटीरियर डेकोरेशन लिमिटेड
uses a costly dryer while painting the fire protection doors. The dryer is highly volatile. It cannot be stored. In order to meet the requirement of dryer, the exact quantity is purchased every day and consumed. The management of the company wants to simulate the demand of the dryer. For this, the management of the company collected data for past 100 days for the application of the dryer on the number of doors, and the same data are shown in the table given below. ये नंबर ऑफ ड्रायर की डिमांड गिवन है 0 से 6 तक, और ये नंबर ऑफ डेज गिवन है जो कि 100 है इसका टोटल. अगर 100 है तो आप इसको एज इट इज प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर सकते हो 0.20, 0.30, 0.20, 0.10, 0.06, 0.04 और 10%, 0.10. कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ 2 डिजिट रैंडम नंबर. आपके पास रैंडम नंबर गिवन है और क्वेश्चन की बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट, यूजिंग द फॉलोइंग जनरेटेड रैंडम नंबर इन सीक्वेंस जनरेट द डिमांड फॉर ऑफ ड्राइवर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, और आपको एवरेज डिमांड भी बताना है. तो सिमुलेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. सिमुलेशन की पहली ही क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेते हो, और आपको फास्ट ट्रैक में भी ये क्वेश्चन करवाए गए थे. सॉल्यूशन आपके सामने है. सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज यहाँ पे प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ ड्रायर जो है, डिमांड जो है वो कॉपी कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आप ले लेंगे प्रोबेबिलिटीज 0.20, 0.30, 0.20, 0.10, 0.06, 0.04 और 0.10. तो ये तो मैंने कॉपी कर दिया, ये मैंने कॉपी कर दिया. प्रोबेबिलिटी को कर लो क्यूमुलेट 0.20 प्लस 0.30.50 प्लस 0.20.70 प्लस 0.10.80 प्लस 0.06.86 प्लस 0.04.90 प्लस 0.101. रैंडम नंबर रेंज तैयार कर लो 0 to 19, 20 to 49, 50 to 69, 70 to 79, 80 to 85, 86 to 89 और 90 to 99. ये रैंडम नंबर रेंज आपकी तैयार हो गई. अब आपको अगले 10 दिनों की जो डिमांड है ड्रायर की, वो सिमुलेट करके देनी थी, एस्टिमेट करके देनी थी. तो स्टेटमेंट ऑफ डिमांड यहां पे आप बना. सबसे पहले 10 दिन की डिमांड बतानी थी, तो डे मैंने लिख दिए, डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. इसके बाद जो रैंडम नंबर्स हैं वो कॉपी कर लिए यहां से 03, 23, 36, 93, 69, 43, 87, 51, 11 और 08. ये मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर्स जो हैं वो कॉपी कर लिए. रैंडम नंबर्स जो हैं वो कॉपी कर लिए, और रैंडम नंबर के बेसिस पे डिमांड सिमुलेट कर दो. 3 जो है वो आ गया 0 to 19 में डिमांड विल बी 0. 23 आ गया 20 to 49 में डिमांड विल बी 1. 36 भी 20 to 49 में आ जाएगा, डिमांड विल बी 1. 93 आ जाएगा 90 to 99 में डिमांड विल बी 6. 69 आ जाएगा आपका 50 to 69, डिमांड विल बी 2. 43 विल बी 20 to 49, डिमांड विल बी 1. 87 आएगा आपका 86 to 89 में डिमांड विल बी 5. 51 आएगा 50 to 69 में डिमांड विल बी 2. 11 आपका कवर होगा 0 to 19 में डिमांड विल बी 0, और 8 भी आपका 0 to 19 में कवर होगा, डिमांड विल बी 0. तो टोटल डिमांड आ गई आपकी 18 की. तो ये तो होगी डेली डिमांड. क्वेश्चन में साथ में ये भी कहा कि एवरेज डिमांड भी बताना. तो 18 की डिमांड है अगर 10 दिन की, तो एवरेज डिमांड आ जाएगी 1.8. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन सिमुलेशन में, इससे इजी तो क्वेश्चन है ही नहीं. इसके बाद तो इसमें 7 आउट ऑफ 7 नंबर आपके बनते हैं. आई थिंक हमारे किसी भी स्टूडेंट ने इसको गलत शायद ना ही किया हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गया हो तो अलग बात है. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट जो था वो थोड़ा सा लेंदी था. पार्ट ए जो था वो आपको दिया गया इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस दैट इज रिप्लेसमेंट में से, और पार्ट बी जो दिया गया वो आपको दिया गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पार्ट में से. थोड़े से लेंदी देखने को मिला. क्वेश्चन नंबर 5A जो था वो थोड़ा सा लेंदी देखने को मिला. क्वेश्चन क्या था देखो, ए कंप्यूटर ऑफ रोपम लिमिटेड हैज 1000 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स. 1000 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स है. दे आर सब्जेक्ट टू मॉर्टेलिटी एज गिवन बिलो. उनकी लाइफ बताई है पीरियड 1 से लेकर 5 तक. पीरियड 1 का मतलब है लाइफ होगी 0 to 200 आवर्स की, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है. पीरियड 2 का मतलब है 201 से 400 आवर्स की लाइफ.
प्रोबेबिलिटी 0.26 है। पीरियड 3 का मतलब है 401 से 600 आवर्स की लाइफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है। पीरियड 4 का मतलब है 601 से 800 आवर्स की लाइफ, प्रोबेबिलिटी 0.22 है। और फिफ्थ पीरियड का मतलब है 801 से 1000 आवर्स की लाइफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.07 है। इफ द ट्यूब्स आर ग्रुप रिप्लेस्ड, अगर आप ट्यूब्स को ग्रुप रिप्लेस करते हो, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज ₹150 पर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। मतलब सीधा का सीधा 1000 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स जो है वो रिप्लेस की जाए तो 1000 to 150 ₹1.5 की कॉस्ट आ जाएगी। ग्रुप रिप्लेसमेंट कैन बी डन एट फिक्स्ड इंटरवल इन द नाइट शिफ्ट व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट नॉर्मली यूज्ड। ग्रुप रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो, एक इंटरवल फिक्स कर लो, अकॉर्डिंगली नाइट में आप कर सकते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स which fail in service cost ₹600 पर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। और अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी फेल होने की वजह से, तो ₹600 पर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की कॉस्ट आएगी, क्योंकि ग्रुप रिप्लेसमेंट एक साथ कर तो दोगे, ऐसा थोड़ी ना कि वो खराब ही नहीं होगा, कभी भी बीच में इंडिविजुअली खराब हो गया, ₹600 पर ट्यूब की कॉस्ट आएगी। साथ में कहते हैं अज्यूम करो दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स दैट फेल ड्यूरिंग ए पीरियड आर रिप्लेस्ड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमें क्या करना है, जैसे ही फेल होगा वैसे रिप्लेसमेंट कर देना है। एंड द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फेलियर ड्यूरिंग ए पीरियड फॉर ए सब पॉपुलेशन ऑफ द ट्यूब विद द सेम एज इज द सेम एज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर दैट सब पॉपुलेशन। ऐसा कोई रिलेवेंसी नहीं है, नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एनालाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी पीरियड। आपको यह बताना है हर पीरियड में आपको कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब रिप्लेस करने पड़े। तो इसके लिए आप सबसे पहले लाइफ निकाल लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की लाइफ क्या होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर मतलब लाइफ क्या होगी, तो लाइफ हो सकती है पीरियड 1 से लेकर 5 तक, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.10, 0.26, 0.35, 0.22 और 0.07। तो सबसे पहले पीरियड और उसकी प्रोबेबिलिटी कॉपी कर दी है। आवर्स की कोई रेलेवेंसी नहीं है क्वेश्चन में, वो बस बताया है कि पीरियड का मतलब इतने इतने घंटे हैं। पीरियड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर लो, 1 into 0.10, 2 into 0.26, 3 into 0.35, 4 into 0.22, 5 into 0.07, तो ये आ गया 2.9। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो है उसकी लाइफ जो है वो ऑन एन एवरेज 2.9 पीरियड है। मतलब 2.9 पीरियड में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है वो खराब हो जाएगा। और पीरियड टोटलिटी में कितने हैं, 5। तो अगर एक ट्यूब 2.9 पीरियड तक चलता है तो 5 पीरियड में उसको आपने रिप्लेस करना पड़ेगा 1.724 टाइम्स। तो एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर लाइफ पर ट्यूब, मतलब एक ट्यूब 2.9 पीरियड में खराब हो जाएगा तो 5 पीरियड में आपको 1.724 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा। एक ट्यूब को 1.724 टाइम आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके पास टोटल ट्यूब कितनी है, 1000। तो 5 पीरियड में आपको 1724 ट्यूब्स रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक ट्यूब 1.724 टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा तो 1000 ट्यूब खराब होती रहेगी। अकॉर्डिंगली 5 पीरियड में आपको 1724 ट्यूब जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जानना चाह रहा है एवरी पीरियड कितने रिप्लेस करने पड़ेंगे, ये 5 पीरियड में निकाल दिया मैंने, एवरी पीरियड कितने रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो अगर 1724 ट्यूब आपको रिप्लेस करने हैं 5 पीरियड में, तो एवरी पीरियड में आपको 345 रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। 345 रिप्लेसमेंट आपको करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन की पहली डिमांड है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं दिस इज द फेलियर कॉस्ट ऑन एन एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। आपको बताना है फेलियर कॉस्ट कितनी होगी। तो 345 ट्यूब पर पीरियड आपको रिप्लेस करने हैं और क्वेश्चन है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बताओ। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है 600 रुपए। तो 2,07,000 की कॉस्ट होगी पर पीरियड। एक पीरियड में 2,07,000 रुपए की आपकी ट्यूब्स की कॉस्ट आएगी। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का कहता है आइडेंटिफाई एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम द कंपनी शुड रिप्लेस ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब।
ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब मतलब ग्रुप रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। तो क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कब करना है। तो इसके लिए तो आपको स्टेट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले आप कैलकुलेट करके छोड़ दो कि पीरियड वाइज आपका फेलियर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ग्रुप रिप्लेसमेंट में भी अगर मैं जाता हूं तो एक बार मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दूंगा, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जो 1000 ट्यूब्स होगी स्टार्टिंग में, वो फर्स्ट पीरियड में 10% मतलब 100 ट्यूब्स फेल हो जाएगी। जो स्टार्टिंग की 1000 थी वो सेकंड पीरियड में 26% फेल हो जाएगी, और जो आपने फर्स्ट पीरियड में 100 ट्यूब्स लगाई थी उसका भी एक पीरियड निकल गया तो वो भी 10% खराब हो जाएगी। ये 26%, ये 10%, टोटल 270। ये जो 1000 थी स्टार्टिंग में उसका तीसरा पीरियड स्टार्ट हो गया तो इसका 35% फेल हो जाएगा। जो आपने ये 100 बदली थी उसका सेकंड पीरियड हो गया तो 26% खराब हो जाएगा, 26% खराब हो जाएगा। और ये जो सेकंड पीरियड में 270 लगाई थी इसका एक पीरियड खत्म हो गया तो इसका 10% खराब हो जाएगा, 403। फिर जो 1000 थी उसका चौथा पीरियड हो गया तो 22% खराब हो जाएगा। जो ये 100 लगाई थी उसका 3 पीरियड कंप्लीट हो गए तो 35% खराब हो जाएगा। जो ये 270 लगाई थी उसके भी 2 पीरियड कंप्लीट हो गए, इसका 26% खराब हो जाएगा। और तीसरे पीरियड में जो लगाई थी उसका भी एक पीरियड खत्म हो गया तो 10% फेल हो जाएगा, 403 का, टोटल 366। जो 1000 थी उसका फिफ्थ पीरियड आ गया तो 7% खराब हो जाएगा। जो 100 लगाई थी उसका 4 पीरियड निकल गए, 22% खराब हो जाएगा। जो 270 लगाई थी उसके 3 पीरियड कंप्लीट हो गए, 35% फेलियर आ जाएगा। जो 403 तीसरे पीरियड में लगाई थी उसके 2 पीरियड कंप्लीट हो गए तो उसका 26% खराब हो जाएगा। और जो लास्ट पीरियड में लगाई थी उसका भी 1 पीरियड खत्म हो गया तो 366 का 10% खराब हो जाएगा, 328। तो ये पीरियड वाइज आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट के बाद इंडिविजुअल भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो ग्रुप रिप्लेसमेंट में आप स्टार्टिंग में रिप्लेस करोगे 1000 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, 150 के अकॉर्डिंगली 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। इसके बाद पहले पीरियड में 100 रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। ये जो आपने कैलकुलेशन करी है कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 100 270 403 366 और 328, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। पीरियड 1 2 3 4 5 और ये आपको इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट के बाद। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 600 रुपए है तो 100 इंटू 600, 270 इंटू 600, 403 इंटू 600, 366 इंटू 600, 328 इंटू 600। इसको क्यूमुलेट कर लो कि एक पीरियड में 60,000 की कॉस्ट है, 2 पीरियड तक आते आते 60 प्लस 162 222 000 प्लस 241 800 463 800 प्लस 219 600 683 400 प्लस 196 800 880200। ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आपकी 1.5 लाख थी तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 60 210 एक पीरियड में, 150 प्लस 222 000 372 दो पीरियड में, टोटल कॉस्ट 372। तीन पीरियड में 1,50,000 प्लस 463 800 तीन पीरियड की टोटल कॉस्ट 613,800। 1,50,000 प्लस 683 400 चार पीरियड में टोटल कॉस्ट 833,400 और 1,50,000 प्लस 8,80,200 पांच पीरियड में 10,30,200 की टोटल कॉस्ट। पर पीरियड एवरेज कॉस्ट निकाल लो, 210 डिवाइड बाई 1 210, 372 डिवाइड बाई 2 186, 613,800 डिवाइड बाई 3 204,600, 833,400 डिवाइड बाई 4 208,350, 1030,200 डिवाइड बाई 5 206040। मिनिमम कॉस्ट कहां पे है, 186 की। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर 2 पीरियड कंप्लीट होने पर ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड यही है। क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड क्या है, क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड यह है कि एडवाइज विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट विल बी इकोनॉमिकल टू द कंपनी। तो पॉलिसी यही है कि सर आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए हर 2 पीरियड के बाद, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते रहते हो तो आपकी कॉस्ट आती है 2,07,000 अप्रॉक्स पर पीरियड। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में कॉस्ट ज्यादा है, जबकि ग्रुप रिप्लेसमेंट में आपकी कॉस्ट जो है हर 2 पीरियड से अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट होता रहेगा तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो गो फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट एवरी 2 पीरियड्स। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए, और वो ठीक भी है क्योंकि बाकी जो पीछे आपने क्वेश्चन देखे डिमांड फोरकास्टिंग का,
सिमुलेशन का, और एक क्वेश्चन और किया था आपने असाइनमेंट का। वो इजी क्वेश्चन थे, इजी भी थे, कम टाइम कंज्यूमिंग थे, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बैलेंस बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5A जो था वो आपको लेंथी दे दिया थोड़ा सा। बाकी आप इस तरीके के क्वेश्चन तो सारे करके जा ही रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5B था, दैट वाज गिवन फ्रॉम सीपीएम पार्ट नेटवर्क एनालिसिस। क्वेश्चन इजी था क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप ऑलरेडी करके जा रहे हो अपनी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 5B, बिट्सॉन लिमिटेड, a chemical product manufacturing company, have split their schedule of implementation into the following 6 activities and have estimated time duration in weeks under 3 scenarios as under। आपको एक्टिविटी और उसके आइडेंटिफिकेशन दिए गए, एक्टिविटी ABCDEF, साथ में न्यूमेरिकल भी दिए गए 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 5 और 3 to 5। साथ में आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट और मोस्ट लाइकली टाइम भी गिवन है, दैट इज TO, दैट इज TP एंड दैट इज TM। Assess the expected duration in weeks for each activity। आपके पास ये जो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम गिवन है, इसके बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है TE इज इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक बार, पेसिमिस्टिक टाइम एक बार, लेकिन मोस्ट लाइकली टाइम 4 बार आपने लेना होता है और डिवाइड बाई 6 से करना होता है। तो सिंपल सी बात है, मोस्ट लाइकली टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 8 इंटू 4 32 प्लस 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 6, 22 इंटू 4 88 प्लस 26 प्लस 18 डिवाइड बाई 6, 20 इंटू 4 80 प्लस 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 6, 8 इंटू 4 32 प्लस 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, 10 इंटू 4 40 प्लस 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, 20 इंटू 4 80 प्लस 26 प्लस 14 डिवाइड बाई 6। आपको आपके एवरेज टाइम पता चल गए एक्टिविटी वाइज, और न्यूमेरिकल भी बताती है। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी। सेकंड की मैं बात करूं तो डिजाइन द पार्ट नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेट ऑल पाथ थ्रू इट। आपको नेटवर्क डायग्राम बना के पाथ बताने हैं। तो सर 1 से आपको 2 और 3 एक्टिविटी निकाल देनी है। 1 to 2 का नाम रहेगा A और 1 to 3 का नाम रहेगा B। 1 to 2, 1 to 3 A और B। इसके बाद 2 to 4 और 3 to 4, 2 to 4 को नाम देना है C और 3 to 4 को नाम देना है D। तो 2 to 4, 3 to 4, 2 to 4 को नाम देना है C और 3 to 4 को नाम देना है D। देन 4 to 5 और 3 to 5, 4 to 5 को नाम देना है E, 3 to 5 को नाम देना है F। 4 to 5 को नाम देना है E और 3 to 5 को नाम देना है F। साथ में ड्यूरेशन मैंने मेंशन कर दिया जो पीछे कैलकुलेट किए, A का 8, B का 22, C का 20, D का 8, E का 10 और F का 20। अकॉर्डिंगली पाथ अगर आप देखोगे तो 3 पाथ यहां पे फाइंड आउट हो रहे हैं। आप 1 से 2, 2 to 4, 4 to 5 चले जाओ, टाइम पीरियड हो जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 10 38। या फिर 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 चले जाओ, टाइम पीरियड हो जाएगा 22 प्लस 8 प्लस 10 40। या फिर आप चले जाओ 1 to 3, 3 to 5, 22 प्लस 20 42। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड यही थी कि आपको नेटवर्क डायग्राम बताकर पाथ बताने थे जो 3 आए। तीसरी रिक्वायरमेंट कहती है क्रिटिकल पाथ बताओ। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रखता है, साथ में आपको उसका ड्यूरेशन भी बताना है। तो लॉन्गेस्ट पाथ आपका 1 2 3 3 2 5, जिसका टाइम ड्यूरेशन 42 डेज है। दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट बता दो, जिसके लिए आपको EST और LFT की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने इस टेबल में EST और LFT निकाल दिए, और इससे पहले मैंने टेबल बनानी शुरू कर दी थी। टेबल में मैंने एक्टिविटी के नाम कॉपी कर लिए ABCDEF, साथ में न्यूमेरिकल भी कॉपी कर लिए 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 5 और 3 to 5। ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिए, देन इसके बाद मैंने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन लिख दिया जो हमने कैलकुलेट किया था 8 22 20 8 10 और 20।
इसके बाद आप ईएसटी कैलकुलेट कर लो। ईएसटी की बात करें तो यहां से स्टार्टिंग है तो ई विल बी 0। 2 पे आता हूं तो इससे पीछे 8 दिन लग जाए, 8 वीक लग जाएंगे तो 8। 3 के लिए 22 आ जाएगा। 4 तक आने के दो रास्ते थे, यहां से आता हूं तो 8 प्लस 20 28 बनता है। इधर से आता हूं तो 22 प्लस 8 30 बनता है। हाईएस्ट लिया जाता है तो 30 ले लिया। इसके बाद 5 तक आने के लिए तो आपका क्रिटिकल पाथ ही होता है, तो 42 विल बी योर आंसर। तो ईएसटी जो होता है, ईएसटी टेल इवेंट का लिया जाता है, तो वो मैंने कॉपी कर दिया। दैट इज यहां पे 1 का लेना है तो 1 का ईएसटी क्या है 0। 2 का ईएसटी कितना है 8, तो 8। यहां पे 3 4 3 का लिखना है तो 3 का ईएसटी कितना है, 3 का ईएसटी है 22। यहां पे 4 का ईएसटी, तो 4 का ईएसटी है 30 और 3 का 22 ही है। ईएसटी में ड्यूरेशन ऐड कर दिया जाए तो आप ईएफटी पे पहुंच जाते हो। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 22 22, 8 प्लस 20 28, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 10 40, 22 प्लस 20 42। इसके बाद एलएफटी कैलकुलेट कर लो। एलएफटी के लिए हम पीछे से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ 5 तक पहुंचने में कुछ नहीं, 0, सिंपल सी बात है पीछे से। तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या है 42, तो 42 माइनस 0 42। 4 तक पहुंचने के लिए 10, तो 42 में से 10 माइनस कर दो 32। 3 तक पहुंचने के लिए 20, तो 42 में से 20 माइनस कर दो 22। 2 तक पहुंचने के लिए 10 प्लस 20 30, तो 42 माइनस 30 12। और यहां तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम 42 ही होगा क्योंकि क्रिटिकल पाथ वही है, तो 42 माइनस 42 0। कॉपी कर लो। जो एलएफटी लिया जाता है वो हेड इवेंट का लिया जाता है 2 का एलएफटी 12, 3 का एलएफटी 22, 4 का एलएफटी 32 और 5 का 42, तो 32 32 42 42। टोटल फ्लोट होता है ईएफटी और एलएफटी का डिफरेंस, एलएफटी माइनस ईएफटी, तो 12 माइनस 8 4, 22 माइनस 22 0, 32 माइनस 28 4, 32 माइनस 32, 42 माइनस 42, 42 माइनस 42 0। इसके बाद हमें लेना होता है स्लैक। स्लैक ऑफ द हेड इवेंट लिया जाता है। अगर आपको फ्री फ्लोट निकालना है तो स्लैक लेना है मुझे 2 का। स्लैक क्या होता है डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस कितना है 12 और 8 4। इसमें मुझे 3 का डिफरेंस लेना है, तो 3 में डिफरेंस है 0। यहां पे 4 का डिफरेंस और फिर 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 5 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो 2 2 और 0 0। टोटल फ्लोट में से स्लैक माइनस करोगे फ्री फ्लोट आ जाएगा 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बी अटेम्प्ट कर लेना था, जिसमें पहले 3 पार्ट में तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं लग रहा, लास्ट पार्ट में थोड़ा सा टोटल फ्लोट वगैरह में टाइम तो लगता है। तो ये 35 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो बचे हुए थ्योरी क्वेश्चन है उसका भी अगर डिस्कशन कर ले थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो था, ऑब्जेक्टिव्स शुड possess certain desirable characteristics in order to be effective. In this context, identify and explain characteristics of effective objective. सर आपको इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के करेक्टरिस्टिक्स बताने थे, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहां पे आपको दे दिया है। करेक्टरिस्टिक्स होती है स्पेसिफिक, स्मार्ट, SMART होता है, जिसमें S का मतलब स्पेसिफिक, M का मतलब मेजरेबल, A का मतलब अटेनेबल, R का मतलब रेलिवेंट और T का मतलब टाइम बेस्ड। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ये आपको 7 मार्क्स के लिए मेंशन करना था। इसके बाद जो पार्ट बी था, दैट इज बिग डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। इन दिस कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ बिग डेटा, बताओ 3 तरीके के होते हैं, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा एज इट इज। जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं वो मैंने लिख दिया है। टाइप ऑफ बिग डेटा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर, इनको पूरा यहां पे डिफाइन भी कर दिया है, और साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दी है। वॉल्यूम, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्यूम, सेकंड इज वैरायटी, थर्ड इज वेलोसिटी, फोर्थ इज वेरिएबिलिटी। बस ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पे मेंशन करके आनी थी। तो इसको एक बार आप रीड जरूर कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्यूचर में रिपीट होता है आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर बढ़े,
आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द 5 मेन स्टेप्स 5 स्टेप्स बताने थे इन्वॉल्व इन फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। सर फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स जो होते हैं वो स्टेप्स आपको बताने थे। सिलेक्ट द कॉर्पोरेट मिशन एंड मेजर कॉर्पोरेट गोल्स, एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, analyze the organization's internal operating environment to identify the organization's strength and weakness, select strategy, and finally implementation of the strategy। ये 5 स्टेप्स होते हैं फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, एक बार आप रीड करके इसको देखना। नेक्स्ट जो 7B पार्ट था दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिबिट मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस इवेंट, डेमोन्स्ट्रेट इन ब्रीफ द सेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की 7 मार्क्स के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहां पे लिख दी है। एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड, एनवायरनमेंट हैज ए फार रीचिंग इंपैक्ट। ये 4 पॉइंट आपको यहां पे मेनली मेंशन करने थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर बढ़े तो इसमें भी 2 पार्ट थे, दोनों ही थ्योरी पार्ट थे। द ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर सीक्स टू ऑब्टेन द बेस्ट फॉर्म ऑफ द टू एक्सट्रीम इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, द मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल। इन दिस कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी थी ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर की। तो ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैंने यहां पे लिख दी है, आप एक बार इसको रीड करके देख लेना। और लास्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8B, द अचीवमेंट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस is essential in order to increase the profitability of the organization and to achieve its goal. With reference to this statement demonstrates some of the areas that have the ability to create goal congruence. So sir, these are the areas: communication and understanding, create direction, और motivation, incentives and connection। तो ये 5 पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करने थे। तो ये था आपका ओएमएसएम का पेपर जिसमें आप 35 + 6 41 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते थे ऑपरेशन मैनेजमेंट के पोर्शन में से। ऑपरेशन मैनेजमेंट के 19 मार्क्स के आपको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और जो एसएम रहता है 40 मार्क्स का वो तो आपका पूरा का पूरा थ्योरी रहता ही है। तो मैंने आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए हैं, चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल के हमने पूरे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं, साथ में थ्योरी क्वेश्चन के भी आंसर मैंने दे दिए हैं। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पीडीएफ में से डायरेक्टली यहां पे रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि आपका एग्जाम में कितना आप ठीक करके आए हो और कितने मार्क्स आपको वहां पे अलॉट किए जा सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और उसके बाद कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि आपके दोस्त भी जानना चाहते होंगे कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो कितनी ठीक है। और अगर आपने एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको ऑफ कोर्स करने ही करने हैं, तो उसी सीक्वेंस में आप इस सॉल्यूशन को रेफर करेंगे। लास्ट में अगेन कहना चाहूंगा, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए, काफी रेलिवेंट डेटा हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। साथ में पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल ऐप से आप इस पीडीएफ सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए अपडेशन नोटिफिकेशन के लिए, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमारी क्लासेस के ऑफर्स के लिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।